38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार। मंत्री रेखा आर्या ने केंद्रीय मंत्री और ओलंपिक संघ को दी जानकारी। राज्य के 7 शहरों का काम किया गया चयन। राज्य आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। पूछा, आरक्षण का आधार क्या। भूस्खलन की चपेट में रानीखेत राजकीय अस्पताल का भवन। विधायक प्रमोद नैनवाल ने किया स्थलीय निरीक्षण। मीना बाजार की कई दुकानों पर अभी भी खतरा। उत्तरकाशी के डामडा के पास क्यारी पुल से यमुना नदी में गिरी कार। 2 लोगों का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। दोनों की हालत बताई जा रही गंभीर। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल। दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने का रास्ता अब साफ हो गया है। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने विधेयक पर मोहर लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल रंग लाई है। दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूली करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और इस विधेयक पर मोहर भी लग गई है। अब दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलेगी राज्य सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लेकर आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उन्हीं से ये क्षतिपूर्ति वसूली भी जाएगी। और इसको लेकर विधानसभा भवन में विधेयक पेश किया गया था, जिसके बाद अब राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल रंग लेकर के आई है। जैसे कि हमने देखा कि दंगाइयों पर ये कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो अब क्या माने, इस कानून से कितना फायदा मिलेगा? जी विशाल, देखिए लोक एवं निजी संपत्ति क्षति पूर्ति वसूली कानून जो है वो उसको राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। और ये विधेयक जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र हुआ उसके दौरान सदन के पटल पर रखा गया था, जिसे कि वहाँ सर्वसम्मति से जो है पारित भी कर दिया गया था। जिसके बाद उसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल को विधेयक भेजा गया था और राज्यपाल की जो है मंजूरी उसे मिल गई है। ऐसे में अगर जिस तरीके से देखा गया, इस जो कानून लाया गया जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को बनाने की बात कही, ये जो हल्द्वानी के बनबूलपुरा में जो घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और वहाँ पर जो नगर निगम की टीम वहाँ पर गई थी, ये अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कार्यवाही वहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में उसको तोड़ने को लेकर जब टीम गई तो उनके ऊपर भी पथराव हुआ और ऐसे में कहीं जो है थाने को भी नुकसान हुआ, थाना भी जलाया गया, थाने को भी वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। और इसी के साथ साथ और कहीं ऐसी चीज़ें, चाहे बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, अन्य कारें हों, इस तरीके को भी जो है नुकसान वहाँ पर पहुँचाया गया। तो इसको लेकर ही जो है लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली जो है कानून वो लाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, जिसे विधानसभा सत्र में जो है विधानसभा के पटल पर भी रखा गया। तो ऐसे में यानी कि आंदोलन जो होता है या वो शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, तो ऐसे में उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आंदोलन होता है या इस तरीके की घटना होती हैं या कई जगहों पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, जो संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे सरकारी भूमि हो या निजी भूमि हो। तो ऐसे में इसको जो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उसी से होगी जो इनको क्षति पहुंचाएगा। और ऐसे में चाहे आंदोलन है या प्रदर्शन, जिस नेता के आह्वान पर वो किया जाएगा उस नेता पर से जो है उसकी अगर किसी सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचता है या निजी भूमि को भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूरी भरपाई जो है वो उसी से की जाएगी जिसके आह्वान पर जो है वो आंदोलन होगा, जिसमें उपद्रव ऐसा होता है। हालांकि आंदोलन अगर होता भी है तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। लोकतंत्र में जो है किसी का भी अधिकार है अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का। तो ऐसे में लेकिन अगर उसे उपद्रव में तब्दील किया जाता है तो इसको लेकर राज्य सरकार ने जो है विधेयक लाया है और ऐसे में इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और अब ये जो है पूर्णतः लागू होगा। और ऐसे में जो जिससे आने वाले समय में जो है काफ़ी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिला कई महीनों से या कई वर्षों की बात की जाए तो जिस तरीके से सरकारी भूमि को या निजी भूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो ऐसे में इससे कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा जो है मिलेगा। और इससे जो सरकारी भूमि को और जो निजी भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं या जो कुछ लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में जो ऐसे उपद्रवी तत्व मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे में आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा भी इससे मिल सकता है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हो पाया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है। राष्ट्रीय खेल कराने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। भारी बारिश के चलते जहां सभी जगह भूस्खलन से नुकसान होने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं रानीखेत में राजकीय अस्पताल के भवन का हिस्सा भूस्खलन के खतरे की जद में आ गया है, जिसका क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। विधायक प्रमोद नैनवाल ने व्यापार मंडल के महासचिव संदीप गोयल और अन्य व्यापारियों के साथ उन दुकानों का भी निरीक्षण किया है जिन दुकानों के ऊपर मलबा आया था। मीना बाजार के दुकानदारों ने विधायक को बताया है कि दुकानों के ऊपर देवदार और चीड़ के पेड़ खतरा बने हुए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और इनके गिरने से जानमाल का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। चूँकि मैं बाहर था और आज यहाँ पर आया, मैंने निरीक्षण किया। यहाँ हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और विभागीय जो अधिकारी हैं जो एस्टिमेट बना रहे हैं इसका, उनको बुला करके वस्तुस्थिति को समझा है। विभागीय अधिकारी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स आए हैं उनको बताया है कि हमको दीर्घकालिक योजना बनानी है। किस प्रकार अगर हम खाली ड्राई दीवारें बनाएंगे तो उनकी चूँकि लाइफ कम होती है और उसमें धंसने की संभावना ज़्यादा होती है, तो भी हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट जो यहाँ हैं उनके साथ बैठ करके हमने चर्चा की। हमने कहा इसमें मैक्सिमम प्लम की जो दीवारें हैं वो अगर बनाई जाएंगी तो उससे स्थायित्व रहेगा और ड्रेनेज की भी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। हरिद्वार में रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ोतरी संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारित नहीं किया गया है, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 6,000 से ज़्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में ही दौड़ रही हैं।
एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ई रिक्शा के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन है तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर में देर रात स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की है। दरअसल एक महिला के गर्भपात के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान चली गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन घटना के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोशनाबाद में कई अवैध क्लिनिक चल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डामडा के पास क्यारी पुल से यमुना नदी में एक ऑल्टो कार गिर गई है। सूचना पर चौकी डामडा से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में सवार 2 घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू भी किया गया, जिनको इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डामडा में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के लिबाड़ी गांव में लोक निर्माण विभाग की ट्रॉली बंद होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को टहनी के सहारे पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल और ट्रॉली न होने से गांव तक राशन पहुंचाने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिबाड़ी गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने सुपिन नदी पर एक पुल बनाया था जो कि नदी के तेज बहाव में बह गया था। उसी के बाद लोक निर्माण विभाग वहां एक ट्रॉली लगाई थी जो कि कुछ ही दिन तक चल पाई, उसके बाद वो बंद हो गई। अब ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की भी मांग की है। जोशीमठ नगर से पहले पैनी अनिमठ बैंड के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हालत खस्ता बनी हुई है। यहाँ हाईवे पर कई जगह डामरीकरण उखड़ने से सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे और उबड़ खाबड़ सड़क वाहन चालकों के लिए बड़ी जोखिम भरी साबित हो रही है। कहीं कहीं सड़कें धंसने के चलते और भी खतरा बढ़ गया है। वहीं डामरीकरण होने के बाद भी अब इस सड़क पर सिर्फ मिट्टी, कीचड़ और गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। सड़क की इस हालत की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था को जल्द संज्ञान लेने और सड़क के सुधारीकरण के लिए भी मांग की है। लक्सर के लक्सरी गांव में मस्जिद की जमीन पर डाली गई टीन शेड को लेकर एक समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है। साथ ही लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मस्जिद की जमीन पर रखी टीन शेड को हटा दिया। हालांकि संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का विरोध भी देखने को मिला।
मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि भूमि का बैनामा मस्जिद के नाम पर है, लेकिन प्रशासन मस्जिद की ज़मीन पर टीन शेड को जानबूझकर ध्वस्त कर रहा है। एक शिकायत आई थी कि इनको असल में पहले भी बोला था जो मस्जिद बननी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बोला था इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक आपने प्रॉपर अनुमति नहीं ली है। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाती तो हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, उसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उस टीन शेड को हटा दिया है। थोड़ा सा बच गया क्योंकि आज जो है लाइट की मरम्मत हो रही, इधर से जो विद्युत विभाग है कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है, इसलिए शायद 5:30-6 बजे तक लाइट आने वाली नहीं है। तो कोई अनुमति थी मस्जिद बनाने की? नहीं है, वही इसीलिए तो नहीं है कि इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि एनओसी जो है वो नगर पालिका देता है। नगर पालिका को एनओसी नहीं है, यहाँ पे नगर पालिका के लोग भी हैं, कोई एनओसी है नहीं। मतलब कुछ नहीं है, ये हाई कोर्ट के आदेश पे जो हमारी छोटी मस्जिद थी नाले के ऊपर वो गिराई गई थी और उसके बदले में विस्थापित की जा रही थी। और हमारे पास का सब है, ज़मीन हमारी है, बैनामा है, दाखिल खारिज है, सारे कागज हमारे पास पूरे हैं। और उसके बाद भी जो है ना शिकायत होती है और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, पूरे सब चीज़, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास ना हो, फिर भी हमारे पास है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी जो है अब क्या कहे जा रहा है प्रशासन कह रहे हैं कि आपने अपने अतिक्रमण किया है, इसको हटाओ, जबकि हमारे पास पूरे कागज हैं, कोई अतिक्रमण नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर ये जो है ना विस्थापित की गई है, ज़मीन हमारी है। हम तो जब से हमारी मस्जिद शहीद हुई थी, जब से हम जो है 3 टान लगा करके इसमें नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अब न जाने कौन आदमी इनको क्या कहता है और कैसे चले आते हैं, और हमारे पेपर नहीं देखते। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारे पेपरों में कहीं त्रुटि है तो उसके लिए उसके लिए हम एसडीएम साहब का ऑर्डर है, अगर आप सब देख रहे हो। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 में पॉपुलर के खेतों में एक वाहन चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक के शरीर में चोटों के निशान भी पाए गए हैं। वहीं चालक की मौत के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। बड़े वाला लड़का मना कर रहा था, कह रहा था मैं कंपनी जा रहा हूँ, तू पापा मत जा, भैंसी खोल ले। उसके बाद में ये कह रहा नहीं मैं जा रहा हूँ, 1-2 घंटे चला के आ जाऊंगा। और दिनेशपुर जाफरपुर तक चलाते थे, और जब आया घर से तो कह रहा है आज थोड़ा हम लेट हो जाएंगे तो चिंता मत करना। जब आए तो रात को हमने 9:40 पर फ़ोन करा और फ़ोन इनका बंद आ रहा है। तो हम लोग कहा भाई फ़ोन बंद होना नहीं चाहिए, कैसे बंद हो गया। तब इधर उधर पड़ताल करने लगे, सब ढूंढते ढांढते फिर आखिर में हम रात को 1 बजे थाना पहुँचे। यहाँ गदरपुर में आए, दिनेशपुर में आए, यहाँ पर हमने थोड़ा एप्लीकेशन नाम बताया।